नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर यूनुस के खिलाफ जोरदार विरोध चल रहा है। मोहम्मद यूनुस से बांग्लादेशी सेना का अब भरोसा उठ चुका है। बांग्लादेशी सेना ने खुद कानून व्यवस्था की डोर संभाल ली है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का एक बेहद बड़ा बयान सामने आया है। चुनी हुई सरकार आने तक सेना अब कानून व्यवस्था संभालने वाली है। तो जब तक चुनी हुई सरकार आती है तब तक अब सेना यहां पर कानून व्यवस्था संभालेगी। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अब यूनुस के खिलाफ जोरदार विरोध देखने को मिल रहा है। मोहम्मद यूनुस से अब लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है। यहां तक कि अब सेना का भी विश्वास यूनुस से उठता चला गया है। चुनी हुई सरकार आने तक अब सेना कानून व्यवस्था संभालेगी। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ये जोरदार आक्रोश मोहम्मद यूनुस से अब बांग्लादेशी सेना का भी विश्वास उठ गया है। बांग्लादेशी सेना ने अब खुद इसकी कमान संभाल ली है। आर्मी चीफ का बेहद बड़ा बयान सामने आया है। चुनी हुई सरकार आने तक सेना अब कानून व्यवस्था संभालेगी। तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अब सेना ने खुद कमान संभाल ली है। सेना अब खुद काम करेगी। ये बेहद बड़ा बयान भी सामने आया। साथ ही आपको बताया कि बांग्लादेश को एक चुनी हुई सरकार मिलने तक इस भूमिका में बनी रहेगी। ये तमाम बातें कही गई हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। फौज का ये फर्ज बनता है कि शांति और व्यवस्था बनाए रखें। ये जनरल वकार उस जमान है, आर्मी के चीफ बांग्लादेश के, जो कि अब खुद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना काम कर रही है। बांग्लादेश को एक चुनी हुई सरकार मिलने तक इस भूमिका में बनी रहेगी। फौज का ये फर्ज बनता है और ऐसे में शांति और व्यवस्था बनाए रखें। ये तमाम बड़ी बातें यहां पर बोलते नजर आई हैं। साथ ही बोलते हैं कि कानून व्यवस्था की बागडोर अब हम खुद संभालने वाले हैं। भूमिका में बनी रहेगी और फौज का ये धर्म बनता है कि शांति और व्यवस्था बनाए रखें। जनरल वकार है, वकारुज़्ज़मान, जो कि आर्मी के चीफ हैं बांग्लादेश के, और अब यूनुस सरकार से वो भी परेशान हो गए हैं। कानून व्यवस्था बहाल करने की जो बात है वो कहते हैं कि अब ये हम अपने हाथों में लेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना काम कर रही है। बांग्लादेश को एक चुनी हुई सरकार मिलने तक इसकी भूमिका बनी रहेगी और फौज का ये फर्ज बनता है कि शांति और व्यवस्था बनाए रखें। यानी कि अब कानून व्यवस्था हम अपने हाथों में लेते हैं। कानून व्यवस्था अब हम बना के रखेंगे। तो बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके का अंदरूनी कला देखने को मिल रहा है, यूनुस और शेख हसीना के बीच भी हमने देखा जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे शेख हसीना के खिलाफ भी। कल भी हमने देखा कि तमाम स्टूडेंट्स वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए थे और अब सेना ने इसकी बागडोर को संभालने की बात कर दी है। हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। वहीं निपुण आलम बयान विदेशी मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले मैं निपुण के पास आऊंगी। निपुण, हालात बेहद खराब हैं, अंतर कला वहां पर लगातार जारी है और हमने देखा कल स्टूडेंट्स भी वहां पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर, और कल एयरफोर्स का जो बेस था वहां पर भी हमला हुआ था। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। ऐसे में सेना अब आगे आई है। सेना का कहना है कि कानून व्यवस्था अब हम अपने हाथों में लेंगे जब तक चुनी हुई सरकार वहां पर नहीं आ जाती। बिल्कुल, आपने सही बात की हर्षा कि आप कल की तस्वीरें देखें कि जिस प्रकार वहां पर जो एयरफोर्स का जो स्टेशन था और उसके ऊपर जिस प्रकार से हम देखें जो अराकान आर्मी ने अटैक किया, उसके बाद जो पब्लिक ने वहां प्रोटेस्ट किया और पब्लिक का प्रोटेस्ट ना व्यापक था कि एयरफोर्स को पब्लिक के ऊपर शूट करना पड़ा, गोलियां चलानी पड़ी। तो ये एक तस्वीर दिखाती है कि बांग्लादेश की तस्वीर क्या है, बांग्लादेश की स्थिति क्या है। अब आपने जो ये बात कही थी कि बांग्लादेश की जो ये स्थिति है, जो आज हम देख रहे हैं कि वहां पता ही नहीं कि सेंटर ऑफ पावर कौन है। यानी कि आर्मी में भी कई गुट है और ये गुट अभी से नहीं। मुझे याद है जब 1970s की मैं बात करूं तो उस समय हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनका एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है। वो ये कहते थे कि अगर हम बांग्लादेश की इस स्थिति में जो आज प्रेजेंट में पूर्वी पाकिस्तान बनी हुई अगर एंट्री नहीं करते हैं तो वहां पर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चीन की तरफ जाने का प्रयास कर रही हैं और चीन से मदद मांगने का प्रयास कर रही हैं। कुछ ऐसी भी ताकतें हैं जो अमेरिका के साथ में गठजोड़ बनाकर अमेरिका के साथ जाने का प्रयास कर रही हैं। तो ऐसे में हमें क्या होगा, वहां पर एंट्री करनी पड़ेगी। और तब हमने क्या किया कि पूर्वी पाकिस्तान में एंट्री करके बांग्लादेश का हमने निर्माण कराया। तो मैं जो ये आपको बताया कि जो चीफ सेक्रेटरी ने उस समय कहा था 70s में, वो बात ये कहने की है कि वहां पर हमेशा आप देखेंगे कि इस प्रकार के अलग अलग गुट विद्यमान रहे हैं।
अभी हम प्रेजेंट में अगर सेना की बात भी करते हैं, तो सेना में भी आपको दो तरह के घड़े दिखाई देंगे। एक वो घड़ा जो अवामी लीग को और एक सेकुलर फैब्रिक को और कहीं ना कहीं बंगाली नेशनलिज्म को पसंद करता है। उस घड़े का एक दबदबा रहता है जब शेख हसीना पावर में रहती है। प्रेजेंट में जो आर्मी चीफ हैं, मतलब जो आपका पूरा मिलिट्री चीफ हैं, वो कहीं ना कहीं शेख हसीना के साथ अपने संबंधों के कारण पहचाने भी जाते हैं, और वो शेख हसीना की जो बहन है, उनके हस्बैंड यानी एक परिवार के एक संबंध भी उनके आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वही जो दूसरे उनके सेकंड कमांड हैं, वो सेकंड कमांड यूनुस और जमात इस्लामी और आपका बीएनपी जैसे संगठनों से अपनी नजदीकी बढ़ाने के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, फेमस है। तो सेना के अंदर भी आप देखेंगे इस प्रकार की कलह। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान मिलिट्री चीफ हैं, उन्होंने उसको क्या कि अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास किया, ताकि मेरे अंदर यानी कि सेना के अंदर कोप की पॉसिबिलिटीज ना हो, यानी कि वो संभावनाएं ना बने। पहली बात। दूसरी बात, हम्म। बिल्कुल सही बात है। अभी स्थिति क्या हो रही है, हम बांग्लादेश की बात करें तो आपका एक तो अवामी लीग, बीएनपी, जमात इस्लामी, और एक चौथा गड़ा जो स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। यानी कि अगर हम देखें कि अगर ये नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है जिसको वहां के कुछ एनजीओज, और वो एनजीओज जिन्होंने वो जो आंदोलन, सो कॉल्ड जो आंदोलन था जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी, वो उसको क्या करें, सपोर्ट करें, क्या है कि नई पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए। ऐसी स्थिति में जमात इस्लामी या बीएनपी जो मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो उस प्रकार से अपना समर्थन जारी रखेंगे? और अगर समर्थन जारी नहीं रखेंगे तो एक सिविल वॉर की सिचुएशन वहां पर देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जरूरी है कि पुलिस पर विश्वास लोगों को रहा नहीं है। पुलिस के ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, बहुत सारे हमले हुए हैं। शेख हसीना खुद कह चुकी है कि जिन्होंने पुलिस पर हमले किए हैं, हम उनको बख्शेंगे नहीं, उनको हम लोग उनसे बदला लेंगे। ये शेख हसीना कुछ दिन पहले ही जब पुलिस वालों के फैमिली को वो कॉन्फ्रेंस के थ्रू यानी कि आपका डिजिटल मीडिया के थ्रू क्या कर रही थी, संबोधित कर रही थी, तब उन्होंने बात बोली थी। तो मैं मानता हूं कि सेना को ऐसी स्थिति में आगे आना पड़ेगा, ताकि बांग्लादेश का जो लॉ ऑफ ऑर्डर है वो मेंटेन रहे, वो मैनेज होकर चल सके। तो मैं इसको इस तरह से इस रिगार्डिंग इसको देख रहा हूँ। बिल्कुल निपुण जी। जी मेजर अच्छा। जनरल अनुज माथुर जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अनुज माथुर जी, अभी तक तो पाकिस्तान से चावल का ही लेन देन चल रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी वहां से चुरा ली गई है ना। सेना वहां पर भी सरकार चला रही है और अब यहाँ पर कानून व्यवस्था सेना लेने की तैयारी में है। हर्षा देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इतिहास याद दिलाना चाहता हूं। मैं डिटेल्स में जा सकता हूं, पूरी एक एक बात बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि बांग्लादेश का जो जो बांग्लादेश बना था, वो एक रक्त रंजित युद्ध के बाद बना था। उसके बाद 1975 में जिसने बांग्लादेश बनाया उसको उसके पूरे परिवार के साथ खत्म कर दिया गया। उसके बाद वहां से लेके 1988 तक 10 या 12 बार मिलिट्री कूच हुए, मिलिट्री के अंदर से, और असैसिनेशन हुए। आज पॉलिटिकल लीडर्स को, जो जो भी उनके रूलर्स थे, उनको या तो मारा गया या उनको जेलों में डाल दिया गया या उनको। तो ये बांग्लादेश की परंपरा रही है, क्योंकि जो इस्लामी एलिमेंट था, रेडिकल इस्लाम एलिमेंट, वो कभी खत्म नहीं हुआ बांग्लादेश से। जो जमाते इस्लामी है, ये जमाते इस्लामी जो रेमिनेंट्स ऑफ रजाकार्स हैं, रजाकार्स वही थे जिन्होंने 1971 में भी पाकिस्तान की मदद करी थी। पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी और भारत की सेना के खिलाफ वो लड़े थे। तो ये जो एंटी इंडिया और प्रो रेडिकल इस्लाम स्टांस है बांग्लादेश का, वो नई बात नहीं है। 1988 तक भी लगातार 2013 में जेईए और हरकतुल अंसार बांग्ला की टीमों ने के बीच में झगड़ा हुआ, बीच में 74 लोगों का असैसिनेशन हुआ, जिसमें मोस्टली आर्मी ऑफिसर्स थे। उसकी वजह यह है कि जो बांग्लादेश की आर्मी है वो भी लगातार हमेशा से पावर के बीच में रही है, और जितने भी मिलिट्री कूज आपको देखने को मिले, मिलिट्री कू के अंदर 2-3 कू आपको 77 अगर याद हो तो उसमें 3-4 महीने में 3 मिलिट्री कूच हुए। तो ये जो इनकी खासियत है, ये इन्होंने अभी पाकिस्तान से नहीं ली है, ये उनके पास ये एक्सपर्टीज उस समय से है जब वो पाकिस्तान का हिस्सा थे। अब प्रश्न ये है कि आज आर्मी में क्या हो रहा है।
आज भी आर्मी में वही हो रहा है कि आप जो यूनुस साहब हैं जो कि पाकिस्तान के द्वारा बैठाए गए हैं, मैं ये पाकिस्तान समर्थित नहीं है, ये पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए हैं। पाकिस्तान का इनको प्रेसिडेंट या जो भी अभी आज की तारीख में वो हैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटर या चीफ एडवाइजर बनाने में पूरा पूरा हाथ है, हाथ। तो इन्होंने कहा कि वो आर्मी के वो ऑफिसर्स जो कि नेशनलिज्म की बात करते हैं उनके ऊपर छापे मारेंगे, उनको अरेस्ट करा जाएगा। तो आर्मी के अंदर भी जो दो ग्रुप बनाने की कोशिश करी है उसके लिए भी मोहम्मद यूनुस जिम्मेदार है, जिनको कि आपने पीस के लिए एक नोबेल प्राइज पकड़ा रखा है। आप देखें ऐसे व्यक्ति के लिए। उसके बाद तभी जो करंट आर्मी चीफ है उनको लगा कि मेरी आर्मी के अंदर मिलिट्री कूप ना हो, इसलिए उन्होंने प्रयास किया कि वो इसको इस परिस्थिति को दोबारा संभालने की कोशिश करें। देखिए बांग्लादेश का एक गोल्डन पीरियड आया था और वो गोल्डन पीरियड 2013 से 2020 तक का था। वो गोल्डन पीरियड में इसलिए कहता हूं कि उस समय बांग्लादेश की इकोनॉमिक प्रगति हुई, तरक्की उन्होंने करी और कई पैरामीटर्स में वो भारतवर्ष से भी आगे थे। जब तक देश में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो रही थी तो ये तमाम चीजें बैक बर्नर में चली गई थी। हर्षा, आज की परिस्थिति ये है कि 2020 में कोविड हुआ, 2020 से 22 तक बांग्लादेश की इकोनॉमी जो थी वो रुइन हो गई और फिर वही हालात में आ गए कि जब इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हैं, जब आपके पास पैसा नहीं है कुछ करने के लिए, तब आपको ये सब याद आता है, रिलीजन क्या और एक्सट्रीमिज्म क्या और उसको मारो, इसको काटो, उसको पीटो। और उसके बाद ये हुआ कि आपने 2024 देखा। देखिए 2024 का भी जो उसमें मैं बताना चाहता हूँ हर्षा आपको कि ये जो रिजर्वेशन था स्वतंत्रता सेनानियों के वार्ड्स के लिए, वो रिजर्वेशन खत्म किया था शेख हसीना ने, खत्म किया था, ये बात समझने की है। और उस रिजर्वेशन को जब सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट किया तो उस रिजर्वेशन के खिलाफ वहां जो इस्लामिस्ट थे उस रिजर्वेशन के खिलाफ आए और फिर ये तमाम हादसा हुआ। जिसने उस रिजर्वेशन को खत्म किया उसी बेसिस पे आपने उसी को हटा दिया। तो ये तमाम चीजें जो हुई हैं, ये मुझे लगता है ये इतिहास हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और ये बात आप समझ लें कि बांग्लादेश का कोई भी लीडर या कोई भी बांग्लादेश का हुक्मरान बिना या तो असैसिनेट हुए या बिना जेल गए या बिना मारे गए नहीं गया। चाहे वो शेख हसीना हो, उनको भी जब हटाया गया तो जेल में डाला गया, बेगम खालिदा जिया हो, उनको भी जब हटाया गया तो जेल में डाला गया या हाउस अरेस्ट किया गया। तो ये मेरा मानना है कि इनकी परंपरा रही है, इनकी परंपरा रही है और उसी परंपरा का वहन कर रहे हैं। और इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं हर्षा, सिर्फ एक है, जब बांग्लादेश दोबारा प्रगति की राह पर आएगा तभी कहीं जाकर के ये चीज खत्म होगी। बांग्लादेश को ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी कि उनको पाकिस्तान जो जिसने कि उनको तबाह और बर्बाद किया उसके तरफ हाथ मिलाना है या उनको भारत से अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं, ये उनकी अपनी इच्छा है। कई बार आपके चैनल पर मैं कह चुका हूं, बांग्लादेश जो है लैंड लॉक्ड नहीं कंट्री, इट इज ए इंडिया लॉक्ड कंट्री। चारों तरफ से 4000 किलोमीटर से इंडिया से घिरा हुआ है। एक छोटा सा 270 किलोमीटर का म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर है, जहां पर अराकान आर्मी पूरी ताकत के साथ इनके हिस्से ले लिए उस अराकान आर्मी ने। तो ये पूरी तरह से घिरा हुआ है। अगर इनको आगे बढ़ना है, अगर इनको व्यापार, इनको समझना पड़ेगा इनके लिए सही क्या है। ये नहीं समझ पा रहे हैं बांग्लादेश के लोग, क्योंकि उनको बरगलाया जा रहा है। जब आपका जो रिलीजन है, जब आपका रेडिकल इस्लाम है, वो देश की प्रगति, देश की प्रोग्रेस, देश की हर समस्या से ऊपर आ जाता है, तो यही हालात बनते हैं। हर्षा प्लीज। बिल्कुल, बहुत आसानी से आपने सब कुछ समझाया। आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी, लेकिन फिलहाल हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में महिलाओं के खिलाफ जो यौन हिंसा है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। क्या कुछ आंकड़े हैं और तारीखें हैं, ये हम आपको बताएंगे। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जनवरी 2025 की अगर बात करें तो 205 केस यहां पर रिकॉर्ड किए गए थे महिलाओं के खिलाफ। ये यौन हिंसा है जो कि लगातार बढ़ती चली जा रही है। वहीं अगर हम बात करें दिसंबर 2024 की, 163 केस दर्ज हुए थे। अक्टूबर 2024 में 200 केस दर्ज हुए थे। साथ ही आपको बताएं कि 5 पीड़ित लड़कियां थी यहां पर जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। 9 पीड़ित महिलाओं ने भी आत्महत्या कर ली थी। तो आप आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से लगातार यौन हिंसा महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती चली जा रही है। 5 पीड़ित लड़कियां जिन्होंने सुसाइड कर लिया, वहीं 9 पीड़ित महिलाएं जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। हिंदुओं पर भी लगातार हमने देखा किस तरीके से अत्याचार बीच में देखने को मिला था। और ऐसे में जनवरी, दिसंबर और
किन किन ने सुसाइड किया। 5 पीड़ित लड़कियां थीं, ये हमने आपको बताया, आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश की। अपने गेस्ट के पास मैं वापस आना चाहूंगी। निपुण, मेरा आपसे ये सवाल है कि सेना ने अभी जो बयान दिया है कि कानून व्यवस्था हम अपने हाथ में लेंगे, आपको क्या लगता है यूनुस का इस पे क्या टेक रहेगा? देखिए, यूनुस का अगर हम बात करें कि पुलिस वहां पर जो है, देखिए कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी वो पुलिस की होती है, और पुलिस की वहां पर जो स्थिति है, ना तो जनता उस पर विश्वास कर रही है और ना ही वहां पर जो वर्तमान में इंटरिम गवर्नमेंट है वो भी उस पर क्या नहीं कर रही है, फेथ नहीं कर रही है। यूनुस जी के सामने हम बात करें, जो मोहम्मद यूनुस हैं, यूनुस के सामने बात क्या है, सिचुएशन क्या है कि वो आर्मी के उस घड़े को पसंद कर रहे हैं जो जमाते इस्लामी, बीएनपी या यूनुस के समर्थन में बात करते हैं। प्रेजेंट जो मिलिट्री चीफ है वो उसको समर्थन नहीं करते, यानी कि उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते। वो चाहते हैं कि वो हट जाए, वहां से रिमूव हो जाए। और हमने पिछले दिनों देखा कि एक वहां पर कानून पास किया गया है बांग्लादेश के अंदर, कि जो पहले क्या था कि जो छात्र थे, स्टूडेंट, जिनको वो आंदोलनकारी जो छात्र थे, उनको मिलिट्री का पूरा एक एरिया रीजन होता है, उसके अंदर जाने की पब्लिक को परमिशन नहीं थी। लेकिन 4-5 दिन पहले की बात है कि उस प्रकार का एक लॉ पास किया गया है कि वो उस कंटेम्प्ट बोर्ड के अंदर जा सकती है, पब्लिक जाकर वहां प्रोटेस्ट भी कर सकती है। मीन दैट कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस जो हैं, सेना को भी अपने दबाव में, अपने प्रेशर में लेने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर सेना ने मोहम्मद यूनुस या प्रेजेंट जो इंटरिम गवर्नमेंट के समर्थन में काम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो जो आंदोलन हमको शेख हसीना के अगेंस्ट देखने को मिले थे, वो आर्मी के अगेंस्ट भी हमको देखने को मिल सकता है। इसी वजह से जो ये मिलिट्री चीफ ने कहा कि अब हम कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि हो सकता है कि प्रोटेस्ट जो है वो हमारे अगेंस्ट भी शुरुआत हो जाए, और ये बांग्लादेश के लिए क्या होगा, हितकर नहीं होगा। वहीं जिस प्रकार से हमने पुलिस के ऊपर हमले होते हुए देखे बांग्लादेश के अंदर, हो सकता है कि वो सेना के ऊपर भी, अधिकारियों के ऊपर भी हमले होते हुए दिखे। तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ी जो सिचुएशन है वो बांग्लादेश में साफ नजर आ रही है कि वहां की मिलिट्री और सेना के बीच में एक टकराव आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आऊंगी। अगर जी। सेना अपने हाथ में कानून व्यवस्था ले लेता है, क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? और अगर एक बारी को कानून व्यवस्था ठीक हो भी जाती है तो फाइनेंशियल एड्स का क्या? क्योंकि अब तो फंड्स अपने यूएसआईडी से जो मिलते थे, ट्रंप जो दिया करते थे, अब तो वो भी वापस चले गए हैं। ऐसे में हालात वहां पर बेहद नाजुक बने हुए हैं, अगर फाइनेंशियल्स की भी बात करें तो। हर्षा, देखिए, मैं आपको यूएस एड के बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले मैं मिलिट्री वाला क्वेश्चन आपका मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं। देखिए, आज की परिस्थिति ये है कि यूनुस को भी इतिहास मालूम है। यूनुस ऐसे, इतनी उम्र है उनकी कि उन्होंने 1971 को जिया है, और ऐसे समय जिया है जब उनको उसके बारे में सब कुछ ज्ञान, सब कुछ दिखाई दे रहा था, समझदारी थी, बचपना नहीं था। तो उन्होंने इसको देखा है। उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश का पूरा इतिहास, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया जो छोटे में, उसको देखा है कि किस प्रकार से असैसिनेशंस होते हैं, और जो हेड ऑफ द स्टेट्स को एलिमिनेट करके, और आर्मी, तो उनको कहीं ना कहीं डर है। और डर है आर्मी से कि आर्मी, क्योंकि ये ऐसा होता चला आ रहा है, उनको डर है कि आर्मी ना करे। तो इसलिए यूनुस का जो प्रयास है वो ये है कि वो या तो आर्मी में 2 धड़े करवा करके आर्मी को, एक को खिलाफ दूसरे को खिलाफ कर दे, ताकि उनकी शक्ति क्षीण हो जाए और यूनुस साहब जो है वो आगे चलते चले जाए, या आर्मी और पुलिस के बीच में, बॉर्डर गार्ड्स के बीच में ये रिफ्ट पैदा करके आगे करे। तो ये जो चीजें होती हैं, जब आप एक व्यक्ति सत्ता में रहने के लिए किसी दुश्मन देश की वजह से, आप बांग्लादेश के आम बंगालियों के, मेरे मित्र है बांग्लादेश में, आम बंगालियों की जब आप बात सुनेंगे तो उनका यही कहना है। कल आपके चैनल पे वो बांग्लादेशी पत्रकार चौधरी साहब कह रहे थे कि एक ही दुश्मन है बांग्लादेश का पूरी दुनिया में, उसका नाम है पाकिस्तान, और उसी पाकिस्तान की मदद लेकर के और आप अपने देश को तबाह कर दें। अगर आर्मी के खिलाफ आर्मी को लड़ाएंगे, आर्मी के खिलाफ पुलिस को लड़ाएंगे, तो ये देश की तबाही की शुरुआत है। उस व्यक्ति को इतना ज्यादा वो रेडिकल इस्लाम और जमात इस्लामी और पाकिस्तान की आईएसआई कब्जे में है, क्योंकि उसका कोई कुछ और उसको नजर नहीं आ रहा कि हमारे देश के लिए अच्छा क्या है। दूसरी बात, जहां तक यूएस एड का सवाल है, आप देखिए बांग्लादेश के लिए यूएस एड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता था उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस में। मैंने